छोड़े मुझे, कौन है आप? एक गार्ड माया को अपनी तरफ खींचने लगा था। माया अपना दुपट्टा मजबूती से पकड़े अपना हाथ खींच रही थी, लेकिन सामने वाले की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। ये कैसा रश है, क्या हो रहा है यहाँ? शायान की गाड़ी सड़क पर हर तरफ रास्ते रोके गाड़ियों की तरफ इशारा करते एक लड़के से मुखातिब हुआ था। कुछ गुंडे लड़की को अगवा कर रहे। क्या? लड़की को अगवा? लड़की को अगवा? शायान हवास भागता सा चंद कदम आगे भागा। छोड़ो मुझे, घटिया इंसान। माया ने अपनी चादर को छोड़कर दूसरे हाथ से सामने वाले के गिरफ्त नर्म करना चाहिए, लेकिन गिरफ्त मजबूत तरीन होती गई। चुपचाप हमारे साथ चल, वरना इधर ही तेरी औकात दिखा दूंगा, भिखाऊ लड़की। स्याह लिबास वाले लड़के ने माया के चेहरे पर अपने मजबूत हाथ की छाप छोड़ी थी। माया सिसक उठी थी। उसका दुपट्टा गार्ड की गन में फंसकर दूर जा गिरा था। इसी असना में गार्ड माया को एक गाड़ी तक ले गया, जहां आंखों पर गॉगल्स लगाए एक स्याह फार्म हाथ में सिगरेट सुलगाए गाड़ी में धुआं भर रहा था। लंबे गंदे कंधों को छू रहे थे बाल, उसके चेहरे पर जा बिजा बिखरे हुए थे। वो माया को देखकर ही उसे करीहत महसूस हुई थी। खुश आमदीद, आइए आइए, बहुत मुश्किल से तुम तक पहुंचे हैं। कुछ तो धमाकेदार होना चाहिए था ना आपका खैर मकदम। चलो ना, अब घर चलते हैं। वो क्या है ना, तुम बहुत खूबसूरत लड़की हो, मजीद सब्र नहीं हो रहा मुझसे। स्याफाम अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते पुरस्कार लहजे में बोला। आंखें हवस से चमक रही थी। माया का हाथ उसके गाल पर थप्पड़ रसीद कर गया। स्याफाम की बात अधूरी रह गई थी। गुस्से से माया को बालों से जकड़े अपने करीब करते, दांत माया की गर्दन पर हाथ में सुलगता दांत चबाते माया की गर्दन पर हाथ में सुलगता सिगरेट लगा गया। मकरूह कह कहे लगाने लगा। तकलीफ की शिद्दत से माया सिसक उठी थी। छोड़ो मुझे, घटिया इंसान, अय्याश बदमाश कहीं के, छोड़ो मुझे। अगर मेरे बाप को पता चला तो जान से मार देंगे वो तुम्हें। छोड़ो मुझे, मेरे बाल। ओह! माया के बालों पर गिरफ्त मजबूत होती जा रही थी उस स्याह फॉर्म का सिगरेट माया की गर्दन और हाथों पर निशान बनाता जा रहा था। हलक से उभरने वाले कह कहे निहायत मकरूह थे। शायान रश को चीरता आगे बढ़ रहा था, लेकिन गार्ड्स के रोकने के सबब सामने का मंजर देख नहीं सका। अच्छा चलो, तुम्हारे बाप को बुलाते हैं, देखते हैं क्या कर लेता है। स्याह फॉर्म अपनी गाड़ी से निकलते मोबाइल पर एक नंबर मिलाने लगा। जफ़र साहब, पहचाना मुझे? आपकी बेटी का खरीदार। क्या बोला था मैंने कि मैं अपना शिकार छोड़ता नहीं, किसी भी तरह उस तक पहुंच जाऊंगा। और देखो, आज तुम्हारी बेटी मेरी कैद में है। जो बिगाड़ सकते हो मेरा, आओ आकर बिगाड़ लो। सुबह तक तुम्हारी बेटी मेरे बिस्तर की जीनत के साथ साथ मेरे तमाम नौकरों की भूख का सामान भी बन चुकी होगी। बचा सकते हो तो बचा लो, सिर्फ एक दिन। और हाँ, ज़रा मोबाइल तो देखो अपना। स्याफाम शैतानी लहजे में कहता फ़ोन बंद करते अपने गार्ड की तरफ मायनी खेजी से देखने लगा, जो सर खम करता मोबाइल निकाले कुछ उसकी स्क्रीन को घूरने लगा। आसपास लोगों के मोबाइल में ये मनाजिर महफूज हो रहे थे। हर कोई पुरशौक नज़रों से तमाशा देख रहा था। माया तकलीफ़ और अजियत के बाइस आंखें बंद किए खुदा को पुकारने लगी थी, अपनी इज्जत की हिफाजत की दुआएं करने लगी। गोलियों की एक बार फिर आवाज़ गूंजने लगी। स्याफाम हाथ में सुलगता सिगरेट ज़मीन पर फेंकते पलट कर देखने लगा। पुलिस की गाड़ियां हर जानिब से उन्हें घेरे हुए थीं। शायान अपने हाथ में पकड़े पिस्टल से गोलियां चलाते माया की तरफ बढ़ रहा था। माया तशक्कुर भरे आंसुओं के साथ कदम कदम आगे बढ़ते शायान को देखने लगी। स्याफाम अपनी पिस्टल निकाले शायान पर हमला करने ही वाला था, जब माया ने उसके हाथ से पिस्टल छीनकर उसी पर तान दिया। स्याफाम हैरत से अपने खाली हाथ को देखने लगा और माया की हिम्मत को देख शुशदर सा मुठियां भींचते दांत पीसता पीछे एक कदम हुआ था। कमीने, तेरी इतनी हिम्मत, तो मेरी बीवी के बारे में ऐसे नाजेबा अल्फाज बोले? तेरी जुबान खींच लूंगा मैं, जान से मार डालूंगा मैं तुझे। शायान अपने पिस्टल पर गिरफ्त मजबूत करते उसके माथे पर रखे उसे पीछे धकेलने लगा। शायान, गोली मत चलाएं, पुलिस मौजूद है, उन्हें अपनी कार्रवाई करने दीजिए प्लीज़। माया शायान के बाजू को पकड़े उसे गोली चलाने से रोकने लगी, लेकिन शायान पर शायद उस वक्त जुनून सवार था। माया का बाजू झटकते दोबारा स्याह फॉर्म के सर पर खड़ा था। कुछ गार्ड जख्मी हालत में सड़क पर तड़प रहे थे और कुछ पुलिस की हिरासत में थे। चंद एहलकार शायान की जानिब भागे। नहीं माया, मैं इस कमीने इंसान को छोड़ूंगा नहीं। इसकी मौत मेरे हाथों होगी। इसकी मौत का सामान आज मैं खुद करूंगा। एक एक बोटी नोच कर कुत्तों को डाल दूंगा मैं इसकी। हरामजादे, मेरी बीवी को हाथ लगाने से पहले तूने मुझे तो जान लिया होता। शायान स्याह फॉर्म की टांग पर गोली चलाते गुस्से से
बोला था। माया इधर उधर निगाह दौड़ाए अपना दुपट्टा ढूंढने की कोशिश में थी, लेकिन अफरा तफरी में न जाने वो कहाँ गिर गया था। शायान बस करें, छोड़ दें इसे, मर जाएगा वो, पुलिस पकड़ लेगी खुद ही इसको। माया स्याह फाम को खून में लथपथ दर्द से कराहते देख उस पर झुके शायान को खींचने लगी। दफातन कुछ ऑफिसर्स आगे बढ़ते शायान को काबू करने लगे। सर संभालिए खुद को आप, हमें अपनी कार्रवाई करने दीजिए। जो भी मसला है आप पुलिस स्टेशन आकर FIR दर्ज करवाएं, ऐसे आप मुजरिम बन जाएंगे। ये कानूनी मामला है, इसे कानून के ज़रिए ही हल किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक पुलिस अफसर शायान का कंधा थपथपाते नरमी से उसे समझाने लगा, जिसका शायान पर उल्टा असर पड़ा। ये कानून का नहीं, हमारे घर का मामला है। क्या करेगा आपका कानून? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन इन्हें जेल में रखेगा और फिर छोड़ देगा। कोई सज़ा नहीं होगी, क्योंकि कानून बिक चुका है और बिक जाने वालों का कोई इख्तियार नहीं होता। बेहतर है आप इस मामले से हट जाएं। ये मेरा और इसका मामला है, मेरे घर का मामला है। आपका कानून कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आप लोग अंधे हैं। आपको सिर्फ इंसाफ को सूली पर लटकाना नजर आता है और गुनाह हमेशा सरेआम फिरता है, जैसे कि अब। क्या कर लेगा आपका कानून? क्या कर लिया आपके कानून ने इस 1 हफ्ते के अंदर? ये बाहर थे। क्या कर लिया आपके कानून ने? 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये लोग बाहर थे। क्या हमारे मुल्क में बेटियां महफूज नहीं? हमारा मुल्क इतना गैर महफूज हो चुका है कि कोई भी किसी भी लड़की को अपने बाप की जागीर समझकर पैरों तले कुचल दे। उसकी इज्जत इतनी मामूली है कि कोई भी उसे हवस और आयाशी का सामान समझ ले। अगर ऐसा है तो कानून को आग लगा दीजिए, अपने कागज़ कलम उठाकर बहा दीजिए उस आग में। इंसाफ पर लिखी किताबों की तहरीरों को आग लगा दें, जिसमें औरत के लिए इज्जत और बुलंद मर्तबे का ऐलान किया गया है। आप लोग घर बैठकर सिर्फ रिश्वत खाइए और लोगों के घरों की इज्जतों को बिकने दीजिए। शायान फटी तो पड़ा था। माया नम आंखों से शायान का सुर्ख चेहरा देख रही थी, जो उसकी जानिब मुतवज्जो नहीं था। ऐसा नहीं है सर, बड़े लोगों के सामने हम बेबस हो जाते हैं। होम मिनिस्टर, वकील, जजेस सब उनकी मुट्ठी में होते हैं। हमारा काम क्या कोर्ट तक पहुंचाकर हमारा काम सिर्फ कोर्ट तक पहुंचाकर उस पर अमल दरामद करना है। जो फैसला होता है जज और वकील करते हैं, और ये मामला कोर्ट तक जाएगा सर, तो ही हल निकलेगा ना। इंशाल्लाह इस बार हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरा इंसाफ मिले। आम सा पुलिस अफसर सर झुकाए अपने शूज़ की नोक से ज़मीन पर ठोकर मारता सुते हुए लहजे में बोला, शट अप प्लीज़। अब जो भी करूँगा मैं खुद करूँगा। मैं भी देखता हूँ कैसे ये बाहर निकलता है। अपने ऑफिसर्स, वकील और जज को रिश्वत लेने से पहले शायान हादी का नाम बता देना। अगर रिश्वत लेने की कोशिश भी की तो सड़कों पर घसीट लाऊंगा। अपने ऑफिसर्स, वकील और जजेस को रिश्वत लेने से पहले शायान हादी का नाम ज़रूर बता देना। अगर रिश्वत लेने की कोशिश भी की तो सड़क पर घसीट लाऊंगा उन सबको मैं। शायान उंगली उठाए वार्न करता पलटा था। पुलिस अफसर हैरत से गूंग शायान की पुश्त देखने लगा। शायान अपना कोट उतारे माया के कंधों पर डालता, बाजू उसके गिर्द फैलाए अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ाता। इतनी जल्दी पुलिस कैसे बुला लिया आपने? काफ़ी वक्त गुजरने के बाद माया की आवाज़ गाड़ी में गूंजी। शायान चौंक कर मुतवज्जो हुआ। जल्दी नहीं, मैंने सुबह वापस घर जाते ही तुम्हारी हिफाजत के लिए अपने बंदे छोड़ दिए थे। जब तुम पर अटैक होने लगा था तो पुलिस को वो इन्फॉर्म कर चुके थे, और जिस टैक्सी में तुम हॉस्पिटल आ रही थी उसमें मेरा ही बंदा था। गोली लगने की वजह से वो शदीद ज़ख्मी हो गया, वरना मुझ तक बहुत जल्द इत्तला पहुंच जाती। तुम ड्राइवर के साथ भी तो आ सकती थी ना। अब अपने बाप के साथ खफगी में अपनी जान भी दे दोगी क्या, अगर तुम्हें कुछ हो जाता आज तो? शायान सिगरेट सुलगाए अपना लावा धुएं के जरिए गाड़ी से निकालने लगा। माया का दम घुटने लगा। खांसते हुए गाड़ी का शीशा नीचा किए शायान की तरफ तैश भरी नज़रों से वो देखने लगी। तो शायद सुकून मिल जाता मुझे, अगर मैं मर जाती तो। शट अप माया, वो लोग तुम्हें मारने वाले नहीं थे, तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ाने वाले थे, और तुम सुकून की नहीं हराम की मौत मर चुकी होती अब तक। शायान गुस्से से सिगरेट खिड़की से बाहर उछालते बोला, हम कहाँ जा रहे हैं? माया ने बात बदलते भारी आवाज़ में पूछा। आंसू छुपाने के लिए रुख दूसरी जानिब कर लिया था। तुम्हारे घर। शायान दो लफ्ज़ी जवाब देता खामोशी से गाड़ी चलाने लगा। माया तुम ठीक हो बेटा? सच शुक्र कि तुम मेरी आंखों के सामने खड़ी हो, मैं तो डर गया था। माया शायान के पीछे घर में दाखिल हुई। जब इफ्तिहार शायान को नज़रअंदाज किए माया को खुद में भींचे, उसका माथा चूमते हुए बोला,
ये आप ही की करम नवाजियाँ हैं बाबा कि मैं जिंदा हूँ, वरना मुझ जैसी बिकाऊ लड़की की इतनी औकात कि किसी दरिंदे के शिकंजे से अपनी इज्जत समेत वापस लौट आए। माया ने तंज का तीर चलाया था जो सीधा इब्तिहाज के सीने में जा लगा। इब्तिहाज खुश्क होंठों पर जुबान फेरते सर झुका गया। ऐसा कुछ नहीं हो सकता था तुम्हारे साथ। जब तक मैं हूँ तुम्हारी इज्जत की हिफाजत करूंगा। तुम्हारा बाप अभी जिंदा है माया, वो तुम्हारी तरफ उठने वाली हर नापाक कदम को, हर नापाक कोशिश को रोक सकता है। अपनी लाताल्लुकी की मार तो मत मारो मुझे। तुम्हारा साहिबान बहुत बूढ़ा है, इतनी हिम्मत नहीं कि औलाद की बेतनाई सह सके। इब्तिहाज हाथ जोड़ते हुए बोला। माया तड़प कर आगे बढ़ी और उनका हाथ खोलते अपने चेहरे पर लगा गई। नहीं बाबा, अब नहीं। वाकई आप बूढ़े हो चुके हैं। आपकी जवान औलाद ने इसीलिए मेरी इज्जत, मेरे वजूद की बोलियां लगा दी हैं। अब मुझे तरस नहीं आएगा बाबा, क्योंकि आपकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। आपकी वजह से आज भरे मजमे में मेरे सर से दुपट्टा उतरा है। भरे मजमे में मेरी इज्जत नीलाम हुई, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। अगर आप भी मामा आंटी के साथ बुरा ना करते तो आज मेरे साथ भी बुरा ना होता। अगर आप भी मामा आंटी की इज्जत की हिफाजत करते तो आज मेरी इज्जत की तरफ मैली आंख ना उठ रही होती। आपने सड़कों पर उछाली थी ना उनकी इज्जत, अब आपकी इज्जत सड़कों पर नीलाम और ख्वार हो रही है। तो मज़ा चखिए, देखिए कैसे बर्दाश्त किया जाता है सब। अब तो आपको बहुत दर्द हो रहा होगा ना, क्योंकि ये आप पर गुजर रही है। सही कहते हैं लोग, जब तक खुद पर ना गुजरे ना तो दर्द की शिद्दत का एहसास नहीं होता। बर्दाश्त का इम्तहान लिया जाता है, सब्र को आयत मर्ग फूंक दी जाती है। ऐसे ही दर्द होता है। अब बर्दाश्त नहीं हो रहा ना, अब सब्र भी नहीं हो रहा होगा, क्योंकि सब्र भी मर गया है आपका। इसीलिए अपनी तड़प मुझे बता रहे हैं, लेकिन मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती बाबा, क्योंकि अब ना मेरा खुद पर इख्तियार है और ना ही मैं आपको माफ़ कर सकती हूँ। मेरी इस हालत के ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ आप हैं। अब तावान भरने की बारी आ गई है बाबा। इमामा आंटी से सब छीना था ना आपने, अब वक्त आ गया है कुर्बानियाँ देने का आपका। माया इब्तिहाज का हाथ झटकते गुस्से से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। शायान माया के कमरे में जाते ही खुद पुलिस स्टेशन की तरफ चल दिया। माया, कल तुम्हें देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं, रेडी हो जाना बेटा। मैं तुम्हारी शादी जल्द अज जल्द करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कोई तुम्हें फिर से नुकसान पहुँचाए। माया अपने कमरे में बैठी किताब का मुताला कर रही थी जब इब्तिहाज हल्की सी दस्तक लिए माया के कमरे में दाखिल हुआ। क्यों? आपने मुझसे मेरी मर्ज़ी पूछी कि मैं शादी करना भी चाहती हूँ या नहीं? मैं किसी के सामने नहीं जाने वाली, आप मना कर दीजिए उन लोगों को। माया तड़क कर बोली थी। इब्तिहाज निचले होंठ का कोना दबाते अपना ज़ब्त आजमाने लगा। माया की गुस्ताखियाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही थीं और इब्तिहाज का सब्र अपने आखिरी हदूद पर था। मैं तुम्हारी मर्ज़ी का कायल नहीं हूँ माया, मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं, इसलिए चुपचाप अपनी ज़ुबान बंद करके बैठी रहो। इससे ज़्यादा मैं तुम्हें छूट नहीं दे सकता कि तुम मेरे गले को आ जाओ। इब्तिहाज गुस्से से कहता दो कदम आगे बढ़ता। माया का बाजू अपनी गिरफ्त में लिए दांत पीसते बोला। आप मेरी मर्ज़ी के कायल हैं बाबा, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी है और मैं इसे अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद के शख्स के साथ गुजारूंगी। और मेरी पसंद शायान है, मैं उसके अलावा किसी से शादी नहीं कर सकती। और अगर आपको कोई मसला है तो रहे, क्योंकि आपको उससे बहुत ज़्यादा मसले हैं जिनकी मुझे परवाह होती है। माया अपना बाजू इब्तिहाज की गिरफ्त से छुड़वाते गुस्ताख लहजे में बोली। इब्तिहाज के अबरू तन गए थे गुस्से से और माथे की रगें उभरने लगी थी। लेकिन मुझे तुम्हारी परवाह है माया। शायान तुम्हें जीने नहीं देगा, वो बदला लेगा। तुम मासूम हो माया, तुम उसकी बातों में आ सकती हो, लेकिन मैं नहीं। मैं किसी सूरत तुम्हारी शादी शायान से नहीं करूँगा। वो तुम्हें अपनी बातों में फंसाकर तुम्हें जलील कर देगा और उसे तुमसे मोहब्बत नहीं है। अगर होती तो मुझे तुम्हारी शादी उससे करने से कोई एतराज़ ना होता। इब्तिहाज माया को समझाने की सही करने लगा, लेकिन माया अपने फैसले से एक इंच नहीं हटी थी। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो मुझसे बदला लेगा, मुझे जलील करेगा, रुस्वा करेगा, मारेगा, पीटेगा। यही तो चाह शायद यही तो आप चाहते थे बाबा, कि लोग आपकी बेटी के साथ भी ऐसा ही करें जैसा आप लोगों की बेटियों के साथ करते रहे। अगर वो मुझसे बदला ले लेगा तो मेरी भी रूह को तस्कीन मिलेगी कि मेरे बाप ने किसी पर किए जाने वाले जुल्म का तावान भर दिया, और वो भी अपने घर से। आप कुछ भी कह लें बाबा, लेकिन मैं शादी सिर्फ शायान से करूँगी। अगर आपको एतराज़ है तो अपने पास रखें अपना एतराज़।
कोई परवाह नहीं है अब मुझे। माया कंधे पर आए बाल झटकते हकारत से बोली। इब्तिहाज अपनी मासूम बेटी का चेहरा देखता रह गया। ये वही माया थी जो ऊंची आवाज़ में बात ना करती थी कभी, और आज अपनी बातों से अपने ही बाप का सर झुका देती थी। लेकिन माया, मैं तुम्हारा बाप हूँ बेटा, तुम्हारा अच्छा ही सोचूंगा ना। कैसा अच्छा? जो किसी का भी अच्छा ना कर सकता वो अपनी बेटी के लिए कैसे अच्छा सोच सकता है? क्या अच्छा सोचा आपने मेरा? यही कि लोग मेरी इज्जत सड़कों पर उछालते फिरे, मेरा अपना सगा भाई, मेरा माँ जाया मुझे बेगैरत लोगों के सामने बेच डाले, ये अच्छा सोचा है आपने मेरा? नहीं बाबा, कभी किसी का अच्छा सोच ही नहीं सकते हैं आप, क्योंकि आप अपने ही घर का अच्छा नहीं चाहते। अगर आपको मेरे साथ अच्छा ही करना होता तो आप मेरी इज्जत के डर से लोगों की इज्जतों के साथ भी ना खेलते। नफरत है मुझे आपके वजूद से, मत आया करें मेरे सामने। मैं जब भी आपको देखती हूँ मेरा खून खोलने लगता है। मुझे अपनी किस्मत पर अफसोस है कि मैं आपकी बेटी हूँ। अगर इससे भी ज़्यादा आप कुछ सुनना चाहते हैं क्या? अगर नहीं तो अभी इसी वक्त मेरे कमरे से जाइए, वरना मैं खुद निकल जाऊंगी यहाँ से। अपनी ज़ुबान को काबू में रखो माया, तुम मेरी खामोशी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हो। अगर मैं तुमसे मोहब्बत से पेश आ रहा हूँ तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि मैं बेगैरत हूँ जो तुम्हारी गुस्ताख ज़ुबान के आगे हार मान जाऊँ। अगर तुम इससे ज़्यादा एक भी लफ्ज़ बोली तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, ये परवाह किए बगैर कि तुम मेरी बेटी हो। इब्तिहाज अपना उठा हुआ हाथ हवा में लहराते बमुश्किल खुद पर जब्त करते बोला। माया की आंखें गुस्से से मजीद सुर्ख हुईं। अच्छा, मारेंगे आप मुझे? ठीक है, मारिए, जान से मारिए। लीजिए पिस्तौल और चलाइए। चलाएं गोली मुझ पर, और इससे भी ज़्यादा सच सुनने का हौसला नहीं रखते तो पकड़ें चाकू और काट दे मेरी शाहरग। अपनी आंखों से सामने अपने मरता हुआ देख ले मुझे, क्योंकि इसके अलावा आप कर भी क्या सकते हैं? आप बस लोगों को मार ही तो सकते हैं, यही तो आपका शेवा है। आप जैसे मर्द से यही डिज़र्व कर सकती हूँ मैं, आप जैसे मर्दों से मैं यही एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। चटाक, तुम्हारी बदतमीज़ी का मेरे पास इसके अलावा और कोई जवाब नहीं है माया। और मैं तुम्हें बता दूं कि शादी तो मैं तुम्हारी वहीं करूँगा जहाँ मैं चाहता हूँ। तुम्हारी क्या मर्ज़ी है, क्या खुशी है, मुझे कोई परवाह नहीं। मैं RSP हमीद को ज़ुबान दे चुका हूँ। अब वो तुम्हें देखने नहीं, सिर्फ निकाह की तारीख रखने आएंगे। जो तुम कर सकती हो कर लेना, और जो मैं कर सकता हूँ वो करूँगा। अब मुझे तुम्हारे इतराज़ात से कोई सरोकार नहीं। बात अब अना की है, देखता हूँ जीतना कौन है। और अपनी ज़ुबान पर काबू रखना, वरना इससे भी ज़्यादा का रवादार हूँगा मैं। इब्तिहाज माया के रुखसार पर तमाचा रसीद करता, उंगली उठाए उसे वार्न करता कमरे से निकल गया। माया अपने चेहरे पर हाथ रखे कालीन पर बैठती चली गई। शायान, माया अपने होंठों पर हाथ रखे शायान को पुकारे सिसकने लगी। अपना मोबाइल ढूंढते शायान का नंबर मिलाने लगी। शायान बाबा। राब्ता जुड़ते ही माया को अपने आंसुओं पर काबू पाना मुश्किल हो गया था। क्या हुआ? क्या हुआ बाबा को? रो क्यों रही हो तुम? सब ठीक तो है ना? शायान अलर्ट होता माया की आवाज़ सुनने का मुंतजिर मुतफिक्र सा बोला था। माया बताओ क्या हुआ है, रो क्यों रही हो? जवाबन चंद मिनट कबल होने वाला वाकया माया के बताने पर वो फिर से सिसकने लगी। मैं अभी आ रहा हूँ, तुम रोना बंद करो, मेरे होते ऐसा कुछ नहीं होगा। शायान मोबाइल ऑफ करता डाइनिंग चेयर को धकेलते अपने कमरे की तरफ भागा, जब पीछे से उभरने वाली आवाज़ ने उसके कदम रोक दिए। इमामा, ये कौन है और तुम इसे लिपट कर रो क्यों रही हो? हादी इमामा को एक गैर मर्द के सीने से लगे रोते देख हैरत और गुस्से से उससे इस्तफसार करने लगा। हादी, आपको पता है ये कौन है? ये मेरा भाई सारिम। इमामा की लड़खड़ाती आवाज़ हादी को पुरसकून कर गई थी। जहन में चलने वाली सोच एकदम से गायब हुई। इमामा सारिम का चेहरा अपने हाथों में लिए रो रही थी। छुट्टी होने के बाद शायान डॉक्टर जोया के पास था। दोनों शॉपिंग के लिए निकले थे। जब शॉपिंग करते इमामा की नज़र सारिम पर पड़ी। बेसाख्ता इमामा के कदम सारिम की तरफ बढ़ने लगे। पास जाने पर सारिम भी हैरत से इमामा को देखने लगा और हैरत के झटके से संभलते बिना कुछ बोले उससे गले लग गया था और रोने लगा था। इमामा आपी, कहाँ थी आप? क्यों छोड़ गई मुझे? आपको पता है कितना याद किया मैंने आपको, मेरा तो ख्याल कर लेती आप। मैं तो आपका लाडला था ना, आप मुझे तो ना छोड़ के जाती। मुझे पता है मामा आपी, आपके साथ बहुत गलत हुआ था। आप ताबिश भाई ने आपको फिर भी सज़ा दी। मैं तब छोटा था, मेरा बस नहीं चला किसी के सामने। आपको पता है मैंने बहुत लड़ाई की थी सबसे, लेकिन अब आप मेरे साथ रहेंगी, मेरे पास, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। सारिम इमामा के आंसू साफ करते एतमाद और शर्मिंदगी से बोला था। इमामा आंसुओं के दरमियान मुस्कुरा दी। नहीं सारिम, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती।
क्यों आपी, मैं आपको अभी इसी वक्त अपने घर लेकर जाऊंगा। आपका दिल नहीं करता मुझसे मिलने का? बहुत दिल करता है सारिम, लेकिन मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। उस घर की दहलीज मैं अबूर नहीं कर सकती जब तक मैं मर ना जाऊं। मुझ पे वो घर हराम है। मैं मरते दम तक उस घर में कदम नहीं रख सकती। हाँ, मैं तुम्हें अपने घर का एड्रेस दे देती हूँ, तुम मुझसे मिलने ज़रूर आना। इमामा सर झुकाए अपने नाखूनों के साथ खेलते हादी को बोली। हादी दोनों को दिलचस्पी से देख रहा था। दोनों में बहुत मुशाबहत थी। सारिम भी इमामा की तरह खूबरू नौजवान था एक। प्लीज़ आपी, अब तो अम्मी भी इस दुनिया में नहीं रही, अब तो माफ़ कर दीजिए हमें। हमें अपनी गलतियों का एहसास है। ताबिश भाई को भी अपने किए पर शर्मिंदगी है। सब अपनी सज़ा भुगत रहे हैं। सब अपनी अपनी सज़ा भुगत रहे हैं। प्लीज़ अब और सज़ा ना दें हमें, हमारे पास लौट आइए। मेरा क्या कसूर है इमामा आपी? मैं तो हमेशा से आपके साथ था, मुझसे तो दूर मत हो। सारिम इमामा का हाथ थामे मिन्नत भरी नज़रों से उसे देखने लगा। क्या? अम्मी मर गई? सारिम, तुम झूठ बोल रहे हो ना? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अम्मी कैसे? इमामा का दिल किसी ने मुट्ठी में ले लिया था। आंसू एक बार फिर गालों पर फिसलने लगे। होंठ कपकपा रहे थे और सर नफ़ी में हिल रहा था। मैं झूठ क्यों बोलूँगा आपी? आखिरी दिन तक आपको याद करती रही। एहसास जुर्म ने उनकी जान ले ली। पछतावा उन्हें खा गया। बहुत सज़ा झेली है उन्होंने। अब ऐसा ना हो कि उसी पछतावे में आप, ताबिश भाई और मैं भी अपनी जान दे दें। प्लीज़ हमारे पास वापस आ जाइए। मैं उस घर की दहलीज पार नहीं कर सकती सारिम। मुझ पर उस घर की दहलीज मरते दम तक बंद कर दी गई है। फिर मैं कैसे उस घर में कदम रखूं? नहीं सारिम, तुम लोगों को तुम्हारी खुशियां मुबारक। मैंने अपने साथ होने वाली ज़्यादतियाँ मुआफ़ की, लेकिन मैं उस घर में नहीं आ सकती। मुझे मजबूर मत करो। मैं आपको मजबूर कर दूंगा आपी। मैं आपको लेकर जाऊंगा। आप मेरी आपी हैं, प्लीज़ मुझे तो सज़ा मत दें। अम्मा और भाई से नाराज़गी बचा है, लेकिन मुझे तो बेमौत ना मारे। सारिम हाथ जोड़े इमामा के सामने घुटने टेके बैठ गया। इमामा सारिम की मिन्नत समाजर पर पिघलने लगी थी। क्या तुम लोगों की बातें बर्दाश्त कर सकते हो सारिम? जब लोग मेरी ज़ात का हवाला देकर तुम्हें ताने देंगे, क्या तुम मेरे साथ ताल्लुक़ जोड़ने के बाद लोगों के सामने सर उठाकर चल सकोगे? लोग तुम्हें जीने नहीं देंगे कि मैं एक बदकिरदार औरत हूँ। एक बदकिरदार बहन के भाई हो तुम। अय्याश और आवारा लड़की के भाई हो तुम। एक बाजारू लड़की के भाई हो तुम। बस करो इमामा, लोग कुछ भी बोल देते हैं। तुम तो अपनी सोच बदल लो। जब तुम ही खुद इस सोच से बाहर नहीं आओगी, तो तुम खुद ही नहीं भूलोगी तो लोग कैसे भूलेंगे? पहले अपने जहन से ये सोच निकाल दो कि पहले तुम अपने जहन से ये सोच निकालो, फिर लोग भी भूल जाएंगे। चलो उठो, शाबाश, मैं तुम्हारी आपी को लेकर आऊँगा तुम्हारे घर। कब से खामोश खड़ा हादी मुदाखलत करते, सारिम का हाथ पकड़े ज़मीन से उठाते इमामा को डपटने लगा। सारिम आंखें खोले हादी को देखने लगा। लोग नहीं भूलते हादी, लोगों की आवाज़ें, ताने तशने कब्र की गहराई तक पीछा करते हैं। मरने के बाद भी लोग एक बाजारू और बदकिरदार औरत के नाम से पहचानेंगे मुझे। खुद तरसी का शिकार इमामा तल्खी से मुस्कुरा दी। हादी ने इमामा को घूरने पर ही इत्तफा किया था। चलो घर चलते हैं, बाकी की शॉपिंग फिर कभी सही। हादी सारिम के शाने के गिर्द बाजू फैलाए मोहब्बत से बोला। आप कौन हैं? सारिम अपनी हैरत पर काबू पाता नॉर्मल होते बोला। अरे अभी तक तुम्हें अंदाज़ा नहीं हुआ कि मैं कौन हूँ? इमामा तुम ही बता दो मैं कौन हूँ। हादी शरारती लहजे में मुस्कुराते हुए इमामा की तरफ देखते बोला। इमामा भी सारिम का हैरत ज़दा चेहरा देखकर मुस्कुरा दी। शोहर हैं ये मेरे, अब्दुल हादी, और इनके तारुफ की तो यकीनन आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली हादी। इमामा हादी का तारुफ करवाते हादी की तरफ देखते शौक होते बोली। बिल्कुल भी नहीं, अब तक तो मुझे यकीन हो गया है कि ये आपके भाई हैं और हमारे साले साहब। अब सारी बातें यहीं करने का इरादा है या फिर घर भी चलना है? हादी इमामा के शाने पर बाजू फैलाए दूसरे हाथ में शॉपिंग बैग्स थामे सारिम को इशारा करते आगे बढ़ गया।